पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यशवंत सिन्हा ने अपनी उम्मीदवारी के लिए तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए एनडीए में सहमति लगभग बन गई है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की है, जिससे कि सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। एक दूसरे से हर बात में असहमत विपक्षी दल राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर सहमत हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष के 19 दलों के बीच आम राय कायम हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। At a subsequent meeting held today, we are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का आभार जताते हुए कहा कि वे एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए ये कदम उठा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को बधाई देते हुए कहा है कि वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्यों को बनाए रखेंगे। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी ने प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया था। उनसे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। All we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी के लिए गठबंधन दलों के बीच सहमति के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक अहम बैठक हुई। समझा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के नाम को लेकर एनडीए के घटक दलों में लगभग आम सहमति बन चुकी है। दरअसल बीजेपी को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वाईएसआरसीपी और बीजेडी के समर्थन की जरूरत है। दोनों ही दल समर्थन देने का संकेत भी दे चुके हैं। ऐसे में चुनाव को महज औपचारिकता माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव 28 जुलाई को होंगे। 21 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई है। अब यशवंत सिन्हा विपक्षी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में अब माथापच्ची चल रही है, संसदीय बोर्ड की बैठक भी हो रही है और इस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं एक राय बनाने की कोशिश एक व्यक्ति के नाम पर की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्हीं के नाम पर मुहर लगाने की कोशिश एनडीए की तरफ से होगी और साथ ही साथ एक राय इस पर बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो दौर भी याद है जब एक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो सभी दलों से बात करें और बात करके एक राय बनाने की कोशिश करें। लेकिन इस विषय पर एक राय बनती हुई दिखाई नहीं दी। विपक्षी दल अलग बैठक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता अलग बैठक कर रहे हैं और यहाँ पर अभी जो संभावना नजर आ रही है वो पूर्ण रूप से चुनावों की ही नजर आ रही है। हालांकि ये कहा गया था कि सर्वसम्मति से एक ही व्यक्ति के नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने मोहर लगाई है। यशवंत सिन्हा को आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे में उन्होंने टीएमसी के पद से इस्तीफा भी दे दिया है और फिलहाल एनडीए की तरफ से अभी सबसे पहला जो नाम आगे चल रहा है वो बताया जा रहा है
एम वेंकैया नायडू का। हालांकि इससे पहले आनंदीबेन पटेल के नाम पर चर्चा हुई, डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन के नाम पर चर्चा हुई, थावरचंद गहलोत का भी नाम आया, आचार्य देवव्रत का नाम सामने आया, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया और साथ ही वेंकैया नायडू के नाम पर तो चर्चा सबसे ज्यादा हो ही रही है। निर्मला सीतारमण का नाम भी सामने आया था और आरिफ मोहम्मद जो कि केरल के राज्यपाल हैं उनका नाम भी सामने आया। तो इन तमाम नामों के सामने आने के साथ ही कौन से नाम पर मोहर लगेगी ये वाकई देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक किसी भी नाम का औपचारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि एम वेंकैया नायडू को ही उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि जयराम रमेश ने यशवंत सिन्हा का नाम सामने रखा। शरद पवार ने हालांकि इससे पहले मना कर दिया। शरद पवार के नाम पर आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया। साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। अरुणेश भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अरुणेश जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ फिलहाल मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अरुणेश जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने जिस तरह से यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई, यानी कि अब ये कहा जाए कि 19 दलों के नाम जो सामने आए उन्होंने एक नेता के नाम पर आम राय बना ली है, और कैसे जिताएंगे उन्हें। चले उनसे हम संपर्क एक बार फिर से साधेंगे। कैप्टन आई सिंह का रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, उम्मीदवार का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, कब तक फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बैठकें चल रही हैं और हम सभी जो हमारे एनडीए के घटक हैं उनके साथ चर्चा हो रही है, और चर्चा से जो निकल के आएगा तो हम बहुत अच्छा उम्मीदवार लेके आएंगे जिसको सभी पसंद करेंगे, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी पूरा देश भी कहेगा। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए कई नामों पर अभी चर्चा चल रही है, उसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सबसे आगे नाम बताया जा रहा है। कितनी संभावना है उनके प्रत्याशी बनने की? बिल्कुल आप कह रही हो, बिल्कुल सही है कि वेंकैया नायडू जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं। और आप देख रहे हो कि जब से उपराष्ट्रपति बनाए तो जिस तरह से उन्होंने सभा का संचालन कराते हैं तो एक सराहनीय की है, तो वो अनुभवी हैं, अनुभव है उनको। तो ऐसे अगर नेता अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो देश के लिए बहुत ही एक कहते हैं बहुत ही एक अच्छा अवसर होगा। नहीं, वो तो सब चीजें ठीक है सर सिंह साहब, लेकिन सर्वसम्मति से एक राय बनाने की, आम सहमति से बिना चुनाव कराने की जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, या फिर यूं कहें कि राजनाथ सिंह को या जेपी नड्डा को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी का क्या हुआ और उस फैसले को कितना बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है? विपक्ष तो चुनाव कराने के लिए राजी है। नहीं, आपने एक चीज और नोट कर देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जो देश हित में होता है। हाँ। तो हमने यही सोच के एक ये रखा था कि राष्ट्रपति अगर निर्विरोध हो, जिसका कोई चुनाव ना हो, तो वो सर्वसम्मति से चुना जाए तो वो सबसे ही अच्छा रहेगा। मगर आपने एक चीज और देखी होगी कि देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि आप कोई भी अच्छा काम करे, भारतीय खास करके बीजेपी, तो उस पर वो विरोध जरूर अपना प्रकट करते हैं। तो उसी कड़ी में ये भी एक है कि विरोध प्रकट करने के लिए वो कैंडिडेट ले आए, जबकि उन्होंने कैंडिडेटों के नाम अलग अलग नाम शरद पवार लिए और फारूक अब्दुल्ला के, ऐसे 4-5 नाम उन्होंने लिए, सबने मना कर दिया। तो वो सब लोग जानते हैं कि जीतना तो है नहीं, हार जाएंगे। मगर यशवंत सिन्हा ऐसे है कि जब से बीजेपी से गए तब से कहीं उनका परमानेंट ठिकाना नहीं हो पाता। ठीक है। तो उन्हें कहा तो वो तैयार हो गए, उन्होंने चलो ठीक है, नाम ही हो जाएगा, जीतेंगे नहीं तो नाम ही हो जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे।
तो यशवंत सिन्हा का कितना ठीक है अरुणेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। अरुणेश जी एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आई सिंह जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विरोध करने के लिए ही सिर्फ प्रत्याशियों को उतारा गया है चुनावी मैदान में, जबकि ये कहा गया है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि चुनाव ना हो, सर्वसम्मति से कैंडिडेट को चुन लिया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों का काम ही है सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला करना, इसलिए सिर्फ विरोध करने के लिए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसा है क्या? देखिए, आप जानती है कि अरुणेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि लोग लोकतंत्र को बड़े ही अलोकतांत्रिक तरीके से खत्म करने का प्रयास करते हैं, और ये धीरे धीरे जो भी पक्ष का नेता आवाज उठाता है कि आवाज को ईडी के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। और रही बात जो यहाँ चुनाव की जो चर्चा की बात कर रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, तो पहले तो के राष्ट्रपति कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग अभी एक मत नहीं बना पा रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। तो पहले ये लोग बीजेपी का कैंडिडेट ही है, और दूसरा हमारी तरफ से या विपक्ष से जो भी कैंडिडेट आ रहा है तो आप उनको समर्थन दे दीजिए। भाई आप बड़ा आप ये कहते हैं कि आगे का विपक्षी दल या विरोधी पार्टी हमारा विरोध करती है, तो एक बार आप हमारा सहयोग कीजिए ना। आप यशवंत सिन्हा साहब को अगर कैंडिडेट बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते। ठीक है, मैं मनीष जी का रुख करूं, उससे पहले सिंह साहब जवाब दे दीजिए। कह रहे सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं, आप लोगों की आदत हो गई है ये सब कहने की। सवाल इस बात को लेकर जब राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई थी कि आम सहमति बनाने की कोशिश करें, तो सर आम सहमति बनाने के लिए तो झुकना भी पड़ता है, झुकाना भी पड़ता है, दोनों चीजें होती हैं। थोड़ा आप झुके थोड़ा वो झुके। आप तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ही कैंडिडेट पर विपक्षी पार्टियां मोहर लगा दे, ऐसा कैसे मुमकिन है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हम झुकते, अगर कैंडिडेट ये सही लेके आते तो हम जरूर झुकते। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो देश हित में हो। नहीं, सही के क्या मायने हैं? सही के क्या मायने हैं? देश उसको मान्य करे। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कल तक जो है ना देश के सरकार के लिए गालियां देता रहा हो, देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहता रहा हो, और उसको दुनिया ने देखा है, आज उसको राष्ट्रपति बना दो तो उसकी मानसिकता क्या है ये दुनिया देखती है। फिर ऐसे नहीं होता। तो राष्ट्रपति देश का एक बहुत बड़ा पद होता है, सम्मानी होता है। नहीं तो किसके नाम पर आप लोग सहमत होते बताइए ना? जिस बात के जिस बात पर विपक्षी पार्टी चर्चा कर रही थी, शरद पवार के नाम पर राजी हो जाते क्या आप लोग? वो बात की बात है, अगर जो उनका नाम आता तो उसके ऊपर विचार होता, मगर शरद पवार ने पहले ही मना कर दिया कि उन्हें डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला के नाम पर आप राजी हो जाते क्या? इसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने, उन्हें भी डर था कि हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये लोग वो हैं जिन्हें खूब अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि ये बहुत पुराने नेता हैं, चाहे शरद पवार हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। इन्हें मालूम है कि चुनाव में क्या हर्ष होने वाला है, तो कोई भी अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता है, इसलिए इन्होंने सबने मना कर दिया। और यशवंत सिन्हा के लिए हमने कहा कि उनका कोई इस टाइम अपना वो तो बचा नहीं है वजूद, तो वो ठीक है, हार भी जाएंगे तो क्या। ठीक है मनीष जी, क्या वाकई यही वजह है क्या कि शरद पवार ने, फारूक अब्दुल्ला ने, गोपाल कृष्ण गांधी ने मना कर दिया कि उन्हें पता था कि जीत तो पाएंगे नहीं, और हारने के लिए चुनाव क्यों लड़े? मनीष जी देखिए, ऐसा है, पूरे विपक्ष में अगर कोई एक नेता एक्टिव है तो वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी और मोदी के अंदर कैसी केमिस्ट्री वो सब हमने 4 सालों में देख ली। मतलब वो प्रोटोकॉल को फॉलो तक नहीं करना चाहती। आप लगातार देख रहे हैं केंद्रीय सत्ता से तो उनको मानो बैर है, चाहे राज्यपाल के यूनिवर्सिटी के अधिकार को कम करना हो, या टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल लाके जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर को अपॉइंट करना हो, वो लगातार राज्यपाल का, केंद्र का विरोध करती रही है। मानो बंगाल प्रदेश ना होकर एक नया देश बनाना चाहती हूँ। तो इस पूरी प्रोसेस में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं इसका हल क्या होने वाला है। ढाक के 3 बात होने हैं, है ना।
इसलिए मैं समझता हूं इसका ये शरद पवार ने समझ लिया कि मुझे कोई फायदा नहीं है राजनीति, तो गांधी जी के प्रवचन न करो। सबको ये समझ आया कि मेरे को कुछ नहीं मिलना। यशवंत सिन्हा साहब भी दुर्विरोधी, तो चलो इस विरोध करने का मौका मिलेगा, मैं आऊंगा। संभवतः यही है, वरना यशवंत सिन्हा अपनी के 86वें मत बिटवाने के लिए खड़े हुए। अब हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए। राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए जो विविधताओं के साथ देश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करे, है ना, संविधान का संरक्षक बने, और ऐसा तो अलग अलग में रह के अपने सिर्फ अपने लाभ के लिए अपने बदलता हो कैसे सुरक्षा करेगा, ये मेरे को नहीं है। और बताने की एक और बात समझिए, हम ये जानते हैं कि माननीय सिन्हा और माननीय वेंकैया नायडू। मनीष जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपके इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, सिन्हा को चुनावी मैदान में उतार के या फिर प्रत्याशी बनाकर क्या सिन्हा की उम्मीदवारी मोदी और अटल की राजनीति के भेद को सामने ला पाएगी? क्या इसका मकसद है सर? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि भारतीय अरुणेश जी से सवाल है मेरा, मैं आती हूँ मनीष जी आपके पास। जी अरुणेश जी, सबसे पहला बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। जैसे कि अभी सिंह साहब कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री का जो व्यक्ति विरोध करेगा हम उसको समर्थन नहीं देंगे। तो अगर सिंह साहब को, माननीय सिंह साहब को, बड़े भाई है, इनको अगर जानकारी हो कि हमारे देश का संविधान ये आजादी देता है और हमारे देश के संविधान में विपक्ष है या जनता है, उसका काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। अगर सरकार कर रही है का या कोई है, उसे विरोध करने का पूरा अधिकार। प्रधानमंत्री जो पार्टी का प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री देश का मुखिया है। परिवार में एक मुखिया है, तो परिवार का मुखिया अगर कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय लेता है, तो सबके हितों में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हमारे विपक्षी पार्टियों ने निर्णय ले लिया। पहले 17 पार्टियां आई थी, 17 दल आए थे, अब 19 दल आए, लेकिन अब सवाल ये है कि जिताएंगे कैसे इस उम्मीदवार को? क्या आंकड़ा है सर आपके पास जिताने का? ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो पद का चुनाव हो। चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले भी रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन ये भी तो तय होना चाहिए जीतेंगे नहीं जीतेंगे। और यशवंत सिन्हा जी चूंकि बीजेपी में ही रहे, सिन्हा जी को कर दे, हम भी तो माने कि हाँ राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी प्रोग्रेसिव राजनीति करना चाहती है। मुझे पूरी उम्मीद जनता पार्टी विपक्ष किसी भी कैंडिडेट नहीं करेगी, हर कैंडिडेट करने का प्रयास करे। ठीक है सिंह साहब, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में कुछ दिन पहले जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात हुई थी और नवीन पटनायक की भी मुलाकात हुई थी, तो ये चुनाव क्या महज औपचारिकताएं माने क्या? बिल्कुल ऐसा ही मान के चले। चुनाव औपचारिकता ही है। कैंडिडेट जो एनडीए ने जो भी लेके आएगी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, और वो कैंडिडेट विनर कैंडिडेट होगा, क्योंकि सभी की हम एक अच्छी सोच लेके आएंगे, अच्छे विचार लेके आएंगे। और जो इन लोगों ने जो लेके आए हैं उसमें अभी जो हमारे एक मित्र कह रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था कि विरोध करना, बिल्कुल विरोध करना कतई ही बुराई नहीं, आपका अधिकार है, विरोध करिए, मगर प्रधानमंत्री के साथ साथ देश का विरोध मत करिए। आप लोग तो देश विरोध तो उतारू हो जाते हैं। देश की जो एक अच्छी योजना आई आप उनका विरोध करना शुरू करते थे। नरेंद्र मोदी को गाली देते देते आप देश को गालियां देने लगते हो, तो ऐसी सोच नहीं चाहिए देश को। देश दे। और ममता बनर्जी क्या कर रही है बंगाल में, दुनिया से छुपा नहीं है कि किस तरह से वहां नरसार कराए जा रहे, खुलेआम लोगों के घर जलवाए जा रहे, लड़कियों के बलात्कार हो रहे,
और वहाँ का प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहता है। नहीं, ठीक है, अभी ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है सर, वो पूरे देश में क्या हो रहा है, ये सभी देख रहे हैं। वहां पे मत जाइए, राष्ट्रपति चुनाव पे ही रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर ये जो कोशिश की गई थी कि एक व्यक्ति पर, एक उम्मीदवार पर आम राय बनाए, तो ये महज मनीष जी, क्या ये महज दिखावा था क्या? राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी देना कि देखिए, एक विपक्षी पार्टियों से बात करिए, एक मत बनाने की कोशिश करिए ताकि चुनाव होने की नौबत ना आए। पक्ष जब प्रयास करते तो कोई सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन अगर एक पक्ष ये तय कर ले कि मुझे उसी आदमी का नाम सामने रखना है जो धुर विरोधी हो और जिसको पहला पक्ष कभी स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ बात बनेगी नहीं। देखिए, कई नाम चुनाव में आ सकते थे। मुलायम सिंह यादव का नाम चुनाव में आ सकता था, है ना। वो एक कैंडिडेट भी अच्छे होते और वो भाजपा को भी शायद पसंद आ जाते। अब आप समझिए, यशवंत सिन्हा जो धुर विरोधी है तो भाजपा कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर मायावती जी का नाम आता शायद कोई बात बनती, नवीन पटनायक बाबू का नाम सामने आता, है ना। कोई विपक्ष में कोई ऐसा नाम होता, मानो आम आदमी पार्टी से कोई सीनियर व्यक्ति का नाम आता, कांग्रेस से किसी ऐसे नाम आता जो कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति का नाम सामने आता, जिनकी मोदी जी अपने सामने तारीफ करते हैं। ये सारे नाम में कपिल सिब्बल का नाम सामने आ सकता था। ऐसे लोग ना सामने आते जहां दोनों पक्षों की तरफ थोड़ी चलो, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी, चलो मिलके कर लेते हैं तो बात बनती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नाम रखे वो भाजपा को कतई स्वीकार नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ टॉप टूट गई होगी। और वैसे भी मैं समझता हूँ दो पार्टियां इस समय देश में ऐसी हैं जो मोदी को किसी भी तरीके से काम नहीं करने देना चाहती। एक वो आम आदमी पार्टी और दूसरी है आपकी तृणमूल कांग्रेस। और यहाँ शायद इसलिए तृणमूल कांग्रेस ले रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता लग गया उनका फोकस क्या है, तो वो अपने फोकस पर काम कर रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस बंगाल से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पार्टी बनने के प्रयास में कहीं ना कहीं लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उनका कैंडिडेट भी तृणमूल कांग्रेस का आया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस इलेक्शन का कुछ होना नहीं है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी वाली हाईलाइटिंग मिलनी है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने जब यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगा दी है, यानी कि प्रत्याशियों ने चुन लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कौन आखिर उम्मीदवार होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वाकई देखने वाली बात होगी कि कौन उम्मीदवार होता है, किसको मैदान में उतारा जाता है और क्या उस पर पूर्ण बहुमत साबित होता है या फिर उस पर ज्यादा वोटिंग पड़ती है या फिर नहीं। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।